नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार शायद ही इतनी बुरी तरह घिरी हो जैसे कि आजकल घिरी हुई है। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव था। मोदी सरकार को किस तरीके से लताड़ पड़ी कि लोकतंत्र का गला एक तरीके से घोट दिया गया। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला बड़ा आया, जिसमें कि अभी तक सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आपने देखा था कि एसबीआई ने एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल किया, जिसमें वो मोहलत मांग रहे थे। सीजीआई ने मना कर दिया। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हकीकत सामने आई है, कल एसबीआई ने जो डेटा शेयर किया है, उसमें भी एसबीआई ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को नहीं शेयर किया, जिसको लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी उनको कहा है कि ये तो तरीका नहीं था काम करने का। लेकिन आपके होश उड़ जाएंगे जो डेटा सामने आया है। टॉप डोनर्स में फ्यूचर गेमिंग, होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियरिंग, पाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी है हब पावर कंपनी, उन्होंने पुलवामा के अटैक के थोड़े दिन बाद डोनेट किया। क्विक सप्लाई चेन जो कि रिलायंस की एक सब्सिडियरी है। सीरम इंस्टीट्यूट 52 करोड़ उन्होंने एक दिन में दिया है। उसके बाद औरबिंदो और शिरडी साई डोमिनेट उन्होंने उन्होंने किया था। हेट्रो ग्रुप, तमाम ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनका नाम आ रहा है, और ये वो कंपनीज हैं जिनके पीछे या तो ईडी पड़ी थी या आईटी की इन पे रेड्स हुई थी। तो सब डॉट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा हो। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देख ले तो जो तमाम हैशटैग्स इस समय चल रहे हैं, चंदा चोर मोदी, तमाम तरीके की, मतलब मोदी जी को इस तरीके से घेरा गया है कि शायद ही नरेंद्र मोदी इस तरीके से कभी घिरे हो। तो आज मोदी का जवाब देना मुश्किल पड़ गया है। और यही इशू नहीं है, आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को देखिए। पहले अनूप पांडे ने जो रिटायर किए, उसके बाद नियुक्ति नहीं हुई। उसके बाद अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। किस तरीके से इस्तीफा दिया, क्या कारण है भी पता नहीं है। लेकिन कल चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति हुई है, उसमें केवल और केवल मोदी का इम्प्रिंट दिखता है, क्योंकि उसमें जो विपक्षी नेता थे वो तो नाम के लिए थे। उन्होंने एक डिसेंट नोट दे दिया और कहा कि भाई मैं क्या करूं। तो अर्जुन राम मेघवाल और मोदी ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि अब देश में चुनाव आयुक्त कौन होगा। तो आखिर ये देश कैसे आगे चलेगा? आज हम बीजेपी के ही नेता, जो कि मोदी सरकार की नीतियों के बड़े आलोचक हैं समय समय पर, और अक्सर मोदी को आईना भी दिखाते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुब्रमण्यम स्वामी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और सर, जो पहला सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है, मोदी सरकार इस बुरी तरह से घिर गई है कि उसका कारण क्या है? क्या मोदी ने आंख बंद कर ली थी ये सारी चीजों पर? नहीं, बस आपकी बात सही है। आखिर में जिन लोगों से बड़े बड़े यानी जो पैसा ली है, वो उन लोगों के ऊपर केस भी था। उस केस को बाद में खत्म भी हुआ। तो इसमें ऐसे लगता है कि सौदा हुआ है, ये कोई दान नहीं हुआ है। जो इलेक्शन में हम लोग जाकर मांगते हैं, लोग देते हैं। और वो ये तो एक मैं समझता हूँ कि डंडे एक हाथ में और थाली दूसरे हाथ में, और उन्होंने इस धमका करके ये सारा पैसा लिया है। कोई मामूली पैसा नहीं है। 11,000 करोड़, आई मीन 11,000 करोड़ कोई छोटी बात है? 11,562 करोड़ सर। हाँ, 562 भी मैंने छोड़ दिया था। बट हाँ, तो ये सवाल ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, 3-4 बातों में फिसल जाएंगे तो फिर कभी भी, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितना भी आपके पास कार्यकर्ता हो, कितना भी आपके पास सरकार की ढांचा आपके पास हो, तो ये सारी को यानी विपरीत या उसके अतिरिक्त लोग आपके खिलाफ वोट देंगे। ये इमरजेंसी में मैंने देखा। बसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, टाइम पर चल रहे हैं, ट्रेन टाइम पर चल रही है, अनुशासन बहुत हो गया है, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। और ये सारी जो ड्रामा की थी, आखिर में किसने हराया इंदिरा गांधी को? जो गांव के लोग हैं। इंदिरा गांधी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 85% गरीब लोग हैं, और नहीं, लेकिन उन डॉक्टर स्वामी, लोगों ने इंदिरा हाँ, गांधी को हराया।
डॉक्टर स्वामी, तो मैं इंदिरा गांधी की यही बात, कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की बात मैं आज बाद में थोड़ा-सा करूँगी, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज्वलंत मुद्दा है कि आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी से बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको क्या नहीं, नहीं, लगता है देखिए, बिना देखिए, पहले बिना तो मोदी, समझ लीजिए भूमिका नरेंद्र मोदी का। बाद मैं यही कह रहा था, उसको घमंड इतनी हो गई थी कि उसने आडवाणी को मार्गदर्शन में भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया, कई लोगों को उन्होंने पार्टी से यानी निष्कासित कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई है, उससे लग रहा था कि ये एक नए तानाशाही की तरीके हैं। और इलेक्शन में भी इतना पैसा लगाएंगे कि कोई खड़ा सामने उसका सामने खड़ा हो नहीं सकता। किसी को हिम्मत नहीं होती थी ये बोलने के लिए कि ये हुआ। ये सारी चीजें तो अपने आप निकली है। ये कोई हमारी पॉलिटिशियन जो हैं या विपक्ष जो है उनकी मेहनत से नहीं हुई। तो आज ये है कि 4-5 एरियाज में जो हमने मोदी ने मार खाई है। एक तो है चाइना, इसको तो मैंने अब सिद्ध कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन में ये जवाब ही नहीं दे रहे थे। ये नहीं कि वो झूठा जवाब दे रहे थे, ये तो जवाब ही नहीं रहे थे, जो वो खुद एक अपराध है एक्ट में। तो मैं फाइनली जब गया तो हैरान हुए वो जो वहाँ जज के रूप में बैठे थे, CIC चेयरमैन। उन्होंने इतना हुआ, उन्होंने क्या क्या बात है, एक बात के भी आप जवाब नहीं दे सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने 7 जवाब मांगी है 7 प्रश्नों पर। इसको आप अब जवाब दीजिए एक एक। ये कहेंगे कि हम नहीं देंगे, वो कहिए हम नहीं देंगे, परंतु डॉक्टर स्वामी, इसकी जवाब देनी होगी, इससे उपेक्षा नहीं कर सकते। तो नहीं, मैं लेकिन एक डॉक्टर ये स्वामी है। मुझे ये बताइए, दूसरा, डॉक्टर हाँ, डॉक्टर स्वामी, लेकिन मुझे ये आपसे ये पूछना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा जो घोटाला है, वो क्या बिना मोदी जी की मर्जी के हो सकता था? क्या अपनी मर्जी से ईडी और आईडी? नहीं, शॉर्ट आंसर नहीं। मोदी जी के, आप मोदी जी की बोलते रहते हैं, हम उनको इतने सालों से जानते हैं, तो मैं उसको मोदी कहूंगा। जी, जी। मोदी जो है या नरेंद्र भाई है वो उसके बिना मैं समझता हूँ कि जमादार झाड़ू भी नहीं चला सकता है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। लेकिन आप, आपका तो क्या कहना है सर, इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला जो सामने आया है, एक घोटाला ही है ये? घोटाला आप समझते हैं? मतलब आप इसको क्या घोटाला ही तो बोलेंगे ना? क्या है ये मैं आपके तो हिसाब से? कहूंगा इसको अपराध। क्योंकि ये क्या आपने किया कि दे दो, यानी रहस्यपूर्ण तरीके से आप इसको दे दो, और हम उसको दूसरे तरफ से आपकी जो ऊपर जो केसेस पड़े हुए हैं उसको हम वापस ले लेंगे। ये भी दोनों सिद्ध हुआ ना इसमें। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ ये भयंकर है। ये कई चीजों की तुलना में आप सोच सकते हैं। आप राजीव गांधी के काल में क्या प्रॉब्लम थी, उसने बोफोर्स में जाकर घुस ले लिया, और वो डिफेंस का। तो लोगों ने वहाँ के टेलीविजन और रेडियो में ये आ गया, तो यहाँ हंगामा हो गया, और राजीव गांधी उसके बाद उठ नहीं सके और चुनाव में बुरी तरह हारे। तो आपको दो, लगता दो है कि डॉक्टर स्वामी, जैसे राजीव गांधी के ऊपर लांछन लगे थे बोफोर्स स्कैम के लिए, तो क्या आज नरेंद्र मोदी के लिए ये बोफोर्स मोमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम? बोफोर्स से ज्यादा है। चाइना का भी एक बहुत बड़ा ये होगा। और उसने जिस प्रकार से सौदा किया है टेलीफोन टैपिंग में, पेगासिस, उसका इजराइल से निकल जाएगा एक दिन, सच बात। और इसीलिए भागकर गए मिस्टर दोवाल अभी और इजराइल को, और वहां जाकर उनको उनको डर है कि वो भी आ जाए, ये भी आ जाए। सो कुल मिलाकर तो फिर हमारी इलेक्शन में तो हमारी सत्यानाश हुई। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सारा विवरण मैंने नहीं दिया, परंतु मैंने कहा कि मोदी को हटाओ, नहीं तो सरकार पार्टी जीत जाए। पार्टी जीत सकती है यदि उसको हटाओगे, हारेगी उसको यदि नेता बना के रखोगे।
लेकिन आपको क्या लगता है जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है का जो पूरा ये घोटाला सामने आया है, क्या ये एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह नहीं लगता सर? नहीं, इसमें केस होना होगा। जैसे दस्तावेज मिलेंगे, अभी तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अलग से कोई केस जाकर कोई कोर्ट में जाने की अर्थ ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद सबसे बड़ा उच्च स्थान पर है हमारे न्यायालय में, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने जब जब उनके अपने निर्णय देते हैं, उसकी दस्तावेज लेकर के हम किसी हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वापस भी जा सकते हैं, और इसमें केस चलेगी। जैसे 2G पर मैंने किया था, वैसे ये भी उसी प्रकार से होगा। तो क्या केस बनेगा नरेंद्र मोदी के ऊपर? क्योंकि अगर मोदी से ही सारी जवाबदेही माँगी जाएगी कि आखिर मोदी की नाक के नीचे इतना बड़ा करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का जो ये घोटाला है, ये कैसे हुआ? तो सर इसमें क्या अपराध बनता है? मोदी के खिलाफ किस चीज़ का केस चलेगा? नहीं, इससे ज़्यादा है कि नाक के नीचे के सवाल नहीं है। ये तो ये है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतनी बड़ी निर्णय कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट में या कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, एक छोटा-सा कमिटी होती है, जो जी। मैं भी जी, उसका जी। मेंबर था जब चंद्रशेखर राइट। थे, और नरसिम्हा राव कभी-कभी मुझे वो मिनिस्टर रैंक दे करके बुलाते थे। तो ये जो कमिटी है, वो सर्वसर्व होता है। वो कहें कि हाँ, और वो फिर दस्तावेज मंगवाते हैं सीबीआई से या सारे जो एजेंसीज हैं, और उसके बाद वो कमेटी कहेगी कि हाँ होना चाहिए। अब इसमें इस कैबिनेट कमेटी में तो मोदी खुद बैठा है, तो इसमें इसीलिए वो कोई भी फैसला आएगा तो कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, क्योंकि अपराधी आप हैं, ऐसा कोई याचिका पेश करें, तो फिर मोदी कैबिनेट में बैठ नहीं सकता, तो इसीलिए राजनाथ को बैठाना पड़ेगा एज हुँ। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो वहीं से शुरू हो जाएगा जब मोदी का भट्टा भट्टा लगाने वाली बात आई। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आपके हिसाब से क्या केस बनेगा? कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स तो जब बैठेगी तब बैठेगी, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी प्राइमा फेसी जो आप देखते हैं, आप तो लॉयर भी हैं बाय प्रोफेशन, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम इस तरीके से सामने आया है, जहां पर अलग-अलग कंपनीज, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ड्रग्स से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, सब ने पैसे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और सब ने बीजेपी को दिया है। कोई ना कोई कनेक्शन बीजेपी का निकल रहा है। ये कितना बड़ा अपराध है सर? आज आम आदमी को भी अगर समझाएं तो आज कैसे समझाया जाए? आपकी लैंग्वेज में क्या आप इसे कैसे समझाएंगे लोगों को? नहीं, नहीं, पहले तो जहाँ तक सज़ा की बात होती है, मैं तो कहता हूँ 2 जगह है। एक तो ये जो कोई पीआईएल डाल सकता है, जो जैसे रिपोर्ट अभी तो किसी को रिपोर्ट उस प्रकार से नहीं मिली है। पूरी मिल जाने के बाद एक दस्तावेज़ बनाकर फिर उसको पीआईएल कर सकते हैं। दूसरा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ही को के सामने हम जाकर के एक याचिका पेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रास्ता ही तो बहुत है। अब तो अभी आया है मामला, अभी तो पूरा भी नहीं आया है। तो सारी बातें आने के बाद सब क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में सारी चीज़ें हो रही है, तो सारी बनने के बाद फिर बहुत आसान हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उस समय हम एक पीआईएल डाल सकते हैं कि इस पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज या 2-3 जज आवश्यक हो तो उनके इसमें एक एक कमिटी बैठ करके कहनी चाहिए कि क्या अपराध हुआ है। उसके बाद हम जाकर 30 यानी 30 हज़ारी में या जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो कोर्ट है उसमें जाकर एक करप्शन के केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वामी एक और जो बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है वो है पाकिस्तान की एक बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है हब पावर कंपनी। उन्होंने एक हफ्ते बाद जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने डोनेट किया है।
अब उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई क्या पुलवामा को लेकर इन्वेस्टिगेशन इसीलिए नहीं हुआ। अब इस बात को लेकर हम तथाकथित शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे पास कोई इस चीज का प्रूफ नहीं है, लेकिन बार बार इस चीज को लेकर लोग दुहाई दे रहे हैं कि भाई ये कौन सा राष्ट्रवाद था, इधर आपके जवान मरे थे, हमारे भारत के जवान मर गए थे उसमें, और इधर डोनेशन ली जा रही थी पाकिस्तान की कंपनी से, हब पावर कंपनी से। सर इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए राष्ट्रवाद की बात है तो हमें तो एक ही बात काफी है, वो चाइना में आपने उनको जानबूझकर हमारे देश के अंदर आकर 4,065 हजार जो जमीन हड़प लिया है और कहा कि कोई आया ही नहीं, यानी वो कहते कि भाई चाइना ने हमें धोखा दे दिया, अब हमारे पास तैयारी नहीं है, हमें 2 साल चाहिए तैयारी करने के लिए, तो फिर पब्लिक मान लेती। इन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, और जो कर रहे हैं ये अनावश्यक हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मैंने पीटीआई यानी आरटीआई में जो मैंने केस है उसमें कहते हैं साइलेंस, जवाब ही नहीं देना, चुप रहना। और मैं ये कहता हूँ कि 2020 से जो चाइना ने इस देश में लद्दाख में आकर, मैं हरियाणा अरुणाचल की नहीं बात कर रहा हूँ, लद्दाख पर आकर उन्होंने हमारी जो कोई जिसमें कोई लेना देने की सवाल नहीं था, वो उसमें वहां आकर हमारी जमीन में हमारे जो लोग वहां गांव यानी किसान के काम कर रहे थे, अपने बकरे ले जाते थे, ये जो उन लोगों को भगाकर चाइना ने इस अपने जमीन की हमारी जमीन को लेकर वहां उन्होंने कंटोनमेंट बनाई है। नहीं, लेकिन तो मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, इससे अपना बड़ा देशद्रोही काम कोई कर नहीं सकता प्रधानमंत्री। डॉक्टर स्वामी, मैं आपको वापस उसी सब्जेक्ट पर लेकर आ रही हूँ। पाकिस्तान बेस्ड हब पावर कंपनी व्हिच डोनेटेड वीक्स आफ्टर द पुलवामा अटैक, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब या ये इतना बड़ा बिल्कुल, मामला सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन तो सबसे होना चाहिए। यूएई में क्या हुआ, दुबई में क्या हुआ, और भी जगह हैं जो जिसमें ये मामला आ सकता है। वो एक छोटा सा द्वीप था जहां हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भाग के गए, यानी एक अरब देश की हवाई जहाज को लेकर किसी को पकड़ने के लिए। और ये क्यों था, ये तो अनेक बहुत है। मैं तो कहता हूं कि विदेश में जो बैंक्स हैं उसमें क्या क्या किसने जमा किया है, कोई बीसीसीआई के जरिए जो क्रिकेट में वहां से निकाल के भेजा है, ये सारी चीजें तो बहुत आसानी से आ सकती है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, पूरा इस समय फोकस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ही लेकर है, और जिस तरीके के अनाप शनाप पैसे और सारे कंपनीज के नाम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये बीजेपी का एक ऐसा तथाकथित रूप से एक ऐसा पाप है जो अब बीजेपी के लिए ढोना मुश्किल है, और क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है? नंबर 1, ये वाटरगेट जैसा, अमेरिका में वाटरगेट तो बहुत छोटा था, परंतु अमेरिका की जो लोकतंत्र है उसमें ये बहुत बड़ा था कि इन्होंने छिपे 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 जाके चोरी की। अपने प्रत्यक्ष पार्टी के जो कार्यालय थे वहां उसको तोड़कर, दरवाजा को तोड़कर उन्होंने जाकर अंदर से चोरी की। ये इस पर निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देकर गए। अभी इस्तीफा देने की कोई सवाल नहीं है, इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में आसानी से बीजेपी ये कह सकती है कि हम लड़ेंगे चुनाव, परंतु नया प्रधानमंत्री कोई और होगा। वो चुनाव के बाद जो हमारी संसदीय दल चुनता है उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कहकर लड़ेंगे तो हम निश्चित जीत जाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व के इश्यू में आज सारा देश एक प्रकार से एक हो गया है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में जहां पर केवल और केवल मोदी जी का चेहरा सामने है कि देखिए मोदी जी की नाक के नीचे ये हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा आप 2024 के चुनाव में बनाना चाहिए इतने बड़े घोटाले के बाद? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, उस समय मुझे ये सारा पता था, मैंने ये विवरण नहीं दिया, उससे तो बहुत हंगामा हो जाता। अब अपने आप ये हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो शुरू से क्या कम से कम 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन में अब 2 टर्म्स हो गए उनको, अब उनके जगह में किसी और को मौका देना चाहिए।
और उसको खड़ा करना चाहिए, या कहना चाहिए कि चुनाव के बाद संसदीय दल इसकी चुनाव करेगी, कुछ ऐसा करना चाहिए था। परंतु उस समय में ये सब कहता था, तो वो स्वामी ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहा है आजकल, नहीं, लेकिन डॉक्टर सोनिया गांधी स्वामी के लिए मुझे याद प्रोपेगेंडा है, कर रहा है। हाँ? डॉक्टर स्वामी लास्ट टाइम जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा कि आपको एक बहुत बड़ा राज पता है, लेकिन अगर आप उस राज को खोलेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। क्या ये वही राज है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का राज, क्या जो आज खुल गया है ये वही चीज है? मोदी आज इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारी सरकार को इलेक्शन में जीतना असंभव है। लेकिन इस्तीफे की मांग आज कौन करेगा सर? बीजेपी के अंदर से कुछ लोग करेंगे या विपक्ष करेगा? कैसे होगा? देखिए, मोदी के जब इस्तीफे की मांग कौन करेगा? बीजेपी के अंदर कोई ढांचा है ही नहीं, सब एडहॉक जिसको कहते हैं, मनमानी। प्रधानमंत्री बैठकर हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बगल में बैठकर वो प्रधानमंत्री उनको देंगे, और जो अमित शाह उसको हाँ हाँ कहेंगे, फिर इसको गुमास्ता जैसे इसको लिखना पड़ता है। इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ सब एडहॉक है, कौन किसको करना है, किसी सिनेमा एक्टर को पकड़ के ला जाते हैं और उनको बिठा देते हैं। और जो पार्टी के जिन लोगों ने जनसंघ काल से काम किया है, जिन्होंने इमरजेंसी में काम किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए काम किया, उन सबको किनारा करके बैठे हैं, यानी चाराना का मेंबर बना के बैठे हैं। जैसे अमेरिका पुराने दिनों में कहते थे कांग्रेस का चाराना मेंबर, आज भी, आज तो मेरे ख्याल में 100 रुपया होगा मेंबर बनने के लिए। लेकिन उस सिर्फ एक कार्यकर्ता भी नहीं, एक जो एक खरीदा है एक कूपन उसका, और पार्टी का मेंबर बना है, उस तरीके से उसका उस स्तर पर सबको पहुंचा दिया है। और जब किसी को हटाना हटाओ, जब किसी को भेजना भाव, किसी को छुट्टी देना करो, कभी एक मिनिस्टर को कोना करें और उसके बाद वो गीत गाएं आपके, तो उसको वापस लाएं। इस प्रकार से तो चलते रहा है। तो आप लोग ने पत्रकार भी सहन करते रहे। पत्रकार को कहा गया है ये उनकी जो कैबिनेट का कमेटी है उसमें एक है जो पत्रकारों के दफ्तर में जाकर कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं छाप सकते हो, तुमने जो आज छापा अगले बार करोगे तो हम सारी जो एडवर्टाइजमेंट है बंद कर देंगे। ये तो मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आप मुझे ये बताइए कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने, ये जो स्कैम आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा सामने बीजेपी का, क्या इस नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है? अब बीजेपी भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी लोगों के बीच में। खड्डे में डाल दिया, आप कहते हैं मुश्किल। मैं तो कहता हमें खड्डे में डाल दिया। अब तो इसी बात चलेगी पूरा इलेक्शन में, बोफोर्स जैसा चली, यानी मिस्टर क्लीन कहा गया था राजीव गांधी को, वो एक ब्रॉडकास्ट से सारी खत्म हो गई। आज विपक्ष जितने बलवान हम थे विपक्ष में, उतना तो आज के विपक्ष नहीं है। आज वैसे भी पार्लियामेंट भी बंद हो गया, अभी तक ये सब फुसफुस चल रहा था, किसी ने उठाया नहीं। तो आज मैं कह रहा हूं कि इसमें मत पुरानी बातों में मत जाइए। मैं ये कहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास, उनके पास है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। फैसला आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दिशा देगी, आदेश देगी, उसके आधार पर सारे आगे का काम होगा। मुझे तो लगता है कि मोदी को अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाकर हम प्रचार करेंगे तो हमारे लिए, बीजेपी के लिए चांस बहुत कम होगा। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि आपने खुद बोला कि ये तो अमेरिका का जो वाटर गेट है उससे भी कहीं से कहीं ज्यादा बड़ा स्कैंडल है। अब मैं एक एक करके आपसे एक चीज पूछती हूँ। अब जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आया है और इसमें कहा गया है कि उन्होंने 52 करोड़ एक दिन में दिए, और जाहिर सी बात है कि फाइजर, मोडर्ना, ये तमाम वैक्सीन को मना कर दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि सीरम इंस्टीट्यूट जैसी कंपनी ने तथाकथित रूप से, तथाकथित मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं, वी आर जस्ट जॉइनिंग द डॉट्स, तो क्या तथाकथित रूप से मोनोपोली खरीदी गई? मोदी जी की तस्वीर है बकायदा मिस्टर पूनावाला के साथ, और उन तस्वीरों में ये बिल्कुल साफ जाहिर है उनकी एक केमिस्ट्री नजर आ रही है।
तो इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल्स हैं, तो क्या कहेंगे आज ये जो कॉर्पोरेट का जो नेक्सस प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो, तमाम उस तरीके की फ्यूचर गेमिंग, इसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, और मोदी जी की जो करीबी इन लोगों से रही है, आज उस पूरे रिश्ते पर आप क्या कहेंगे? नेक्सस ही कहेंगे इसको, आपका क्या मानना है? देखिए, कोरोना के टाइम में मैं उस समय पार्लियामेंट का हेल्थ कमेटी का मेंबर था, और उस हेल्थ कमेटी में मैंने ये सवाल उठाया कि जो इंग्लैंड से हम मंगवा रहे हैं, ये इसमें इसकी जो असर होगी, उसमें बहुत लोग कोरोना से नहीं बट इस दवाई से मरेंगे या कुछ नुकसान होगा उनके शरीर को। तो ये इसके जगह में एक हिंदुस्तानी जो अमेरिका सारा छोड़कर आया, अमेरिका में पढ़ा था, ये सब छोड़कर यहाँ आया, उसका नाम एला था, और हैदराबाद के हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं स्वदेशी, कोई विदेश से कुछ नहीं लाऊंगा, हिंदुस्तान में जो भी मैंने पैदा की है मेरे फैक्ट्री में, उसके आधार पर मैं ये बना सकता हूँ। तो इतना अब हंगामा हुआ उस समय हमारे पार्लियामेंट के अंदर, और फिर प्रधानमंत्री ने रातों रात यानी दिन में नहीं, ये सब अनाउंस कर दिया था दिन में, वो इंग्लैंड से जो आ रही थी, और वो जो पूना के जो थे उनके फैक्ट्री में उसको रिप्रोड्यूस करने की बात, वो रात को एला को इन्होंने ये दिया, और एला में की दवाई लेकर एक भी आदमी नहीं मरा, परंतु कितने लोग मरे हैं ये जो इंग्लैंड से आया है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि जब आप हमारे देश के बीमारी के टाइम में भी इस प्रकार के सौदा करते हैं, जो पहले से नहीं करना चाहिए था, और जब मैंने इतना हंगामा करने के बाद उनको ये जो मैं कह रहा था कि इंडिया में अवेलेबल है, पहले तो कहते थे कोई हमारे देश में कुछ बनाता ही नहीं है, ये सब विदेश से लेना पड़ रहा है। डॉक्टर स्वामी, आप ये कह रहे हैं कि इतनी भयानक बीमारी जहां पर इतने हजारों लोग मर गए, उस दौरान भी मोदी जी सौदा कर रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने ये जो इंग्लैंड से लिया है ये तो सौदा था। अब उसमें अभी क्यों हम जाएं, जब अभी हमारे पास इतनी बड़ी चीज है, इसको पहले कर लें और बाद में हम सोचेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल है डॉक्टर स्वामी। अब इसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम आ रहा है। ये वो कंपनी है जिसके फाउंडर थे सैंटियागो मार्टिन, जिनको कि लॉटरी किंग कहा जाता है ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, 1,000 करोड़ रुपए का डोनेशन ये सैंटियागो मार्टिन की जो कंपनी है इससे आ रहा है। इसका क्या सेल्फ इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि क्यों पार्टी को इतना ज्यादा मात्रा में उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है? नहीं, देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और मैं भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कई बार जाता हूँ, बहस करता हूँ। तो मैं तो इतना विवरण, इतनी गहराई में जाकर अभी बोलना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। मैं तो बहुत और कुछ भी जानता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। जैसे मैंने 2G में भी किया था, और एयरसेल मैक्सिस में भी किया था, इतने चीज़ों में मैंने केस डाल करके लोगों को जेल भेजा। चिदम्बरम खुद 106 दिन जेल में होकर आए हैं, और मोदी भी कहता था ये सब बैलगाड़ी में जा रहे हैं आजकल, क्योंकि सब बेल में थे। सोनिया गांधी बेल में आज भी है, राहुल गांधी भी बेल में है। तो ये सब हम कर सकते हैं, बट आज मैं एक मोटी मोटी बात या छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं आएगी। पर इतना जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोल दिया है, सब बदबू आ रहे हैं, और इसके आधार पर हम लोगों को अब आगे इसको इंतजार करनी चाहिए, और निश्चित तौर पर मोदी केस नहीं डालेंगे, मोदी गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो फिर हम PIL डालने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि आप PIL डालेंगे मोदी के खिलाफ? मैं तो कभी डरता हूं किसी इन मामलों में। मैं तो चाइना पर, मैंने आज आप जानते हैं
राइट टू नहीं, इंफॉर्मेशन आपने में चाइना वहां के तक लिए पहुंच ज़रूर गया किया हूँ। है। और बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। वहाँ उसने ये वहाँ बैठे हुए थे एक्सटर्नल अफेयर्स के नुमाइंदा, डिफेंस मिनिस्ट्री के 2 ब्रिगेडियर्स बैठे थे, होम मिनिस्ट्री से आए हुए थे। तो ये सारे के सामने जो चेयरमैन था उसने सारा हमारी दस्तावेज पढ़ने के बाद कहा कि इन्होंने 8 पॉइंट्स दी हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दे सके आप? हुँ। और वो वाह 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 करते रह गए। तो इसीलिए अब उनको लेकिन बोला है क्या करने के लिए, और 2 सर तारीख अप्रैल में इसकी बात होगी। तो मैं कहता डॉक्टर हूँ कि स्वामी हमारे देश में आज भी लोग हैं, उनको नहीं, डॉक्टर आप स्वामी जब कुछ इतनी बड़ी शॉक देंगे तो सब खड़े हो जाएंगे। इमरजेंसी में भी लोग खड़े हो गए थे। डॉक्टर स्वामी, ये निसंदेह है कि आपने चाइना पर लगातार सवाल किए हैं। हमारे इंटरव्यूज में भी आपने लगातार बोला कि किस तरीके से हमारी जो भारत की जमीन है उसका सौदा हुआ है। लेकिन मैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के मामले में पूछना चाहती हूँ कि क्या अब आप इस केस में भी पीआईएल फाइल करेंगे और मोदी के खिलाफ अब आप कोर्ट जाएंगे? मैंने तो कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट खत्म होने के बाद कोई नहीं फाइल करेगा तो मैं फाइल करूंगा, और कोई ओके, मेरी सलाह लेनी चाहेंगे उसको सलाह दूंगा। तो ओके। मैं इसीलिए सारी चीजें मैं ही करते रहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लोग कहेंगे भाई देश में कोई नहीं, किसी और को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, इससे स्वामी को उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, इसीलिए वो सारा प्रचार कर रहा है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, इतना बड़ा स्कैम घोटाला होने के बाद अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जो अभी तक बिल्कुल हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने खड़े रहते थे, क्या अब उनको बोलने की शक्ति मिल जाएगी? क्या वो आरएसएस के पास जाएंगे कि भाई देख लीजिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने कि पार्टी का सत्यानाश कर दिया? क्या अब इस तरीके के सुर सुनाई पड़ेंगे? आपके अलावा क्या और लोग अब बोलना शुरू करेंगे पार्टी में? जिसको इन्होंने मोदी ने चुनकर मंत्री बनाया, वो स्वप्न में नहीं कभी सोच सकते थे कि वो मंत्री बनेंगे। अब वो क्यों मोदी के खिलाफ खड़े होंगे? 2 मिनट में वो निकाल देंगे उनको, और कोई नहीं कुछ बोलेगा उसके लिए। उसमें मत पड़िए कि ये खड़े हो जाएंगे वो खड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, सारा पब्लिक में चले गई। इलेक्शन आ रही है, बहुत निकट में है, और पब्लिक ने पहले भी दिखाया है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू की जो पागलपन थी, चाइना के को अपने गोद में बैठा दी। उसके बाद भी कितना यानी इलेक्शन का तो 67 में आया था, नहीं तो डॉक्टर बट स्वामी, लेकिन मुझे ये 62 का बताइए। इलेक्शन तो हो गया था। उसके हाँ, बाद ये बाहर सब खुलासा हुआ, तो नहीं डॉक्टर पब्लिक स्वामी, भूलने वाली बार-बार नहीं है। ये कहा जाता है, बार-बार ये कहा जाता है कि मोदी जी की पार्टी में इतनी मनमानी चलती है कि फिर वो किसी की बात सुनते नहीं है। लेकिन क्या आज मोदी की जवाबदेही केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है मोदी को कि वो क्या कर सकता है। हमारी पार्टी में कोई चुनाव से तो नहीं जीतता है, पार्टी के अंदर तो चुनाव नहीं होता है। मैंने अभी उसमें भी एक पिटिशन दी है, जी, जी, और मैंने देखी। उसमें मैंने कहा कि इलेक्शन पार्टी के अंदर इलेक्शन कराओ। अब हमारी हमें खुद कहना नहीं चाहिए, परंतु हमारी जो लोकप्रियता आज देश में है, वो तो आप हमारी मीटिंग्स में आकर देख लीजिए। जो मैं आम सभाएं करता हूँ देश भर में, जिसका आप लोग, आई मीन मैं आपकी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो अखबार आते हैं उसमें ऑर्डर दिया है एक प्लानिंग, ये कैबिनेट कमेटी के मेंबर, उसने ऑर्डर दिया है कि एक भी बात स्वामी के बारे अच्छा जो है उसको आप नहीं छाप सकते हैं। कोई उसको गलत बात करिए तो उसको तो आप कह सकते हैं, परंतु अच्छा बात कोई करेगा उसको हमने, तो इसीलिए किसी अखबार में आज पिछले 3 साल से एक लाइन भी नहीं आया मेरे बारे। नहीं, लेकिन क्या अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही मोदी जी को अब रास्ता दिखाएँगे कि भई अब बहुत हो गया अब आप? देखो, उनका जो दायित्व है उन्होंने पूरा कर दिया, इससे ज्यादा उनको क्या करना है? हुँ। उन्होंने खुलासा कर दिया। अब हम कौन हैं उनको कहने के लिए भाई आप हमारे नेता बन के हमें ले जाइए? ये तो पब्लिक को होना चाहिए। पब्लिक कह सकते हम, क्योंकि अब क्या हो गया, एक व्यक्ति जो अपने को साधु कहता था वो चोर निकला। ये ऐसा माहौल बनेगा तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। मैंने देखा राजीव गांधी के बारे में कितनी जय जयकार होती थी, वो तो अच्छा आदमी था, मेरा दोस्त भी था, मैं नहीं कहता हूँ कि, परंतु उन्होंने किसके दबाव पर किया ये भी मैं जानता हूँ, परंतु आखिर में वो प्रधानमंत्री था,
तो पब्लिक ने उसको बिल्कुल। माना नहीं, नहीं, उसको लेकिन हरा दिया। डॉक्टर स्वामी जिस तरीके के भयानक डिटेल्स सारी कंपनीज के लाखों करोड़ों रुपए के आए हैं कि उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, आज एक चंदा चोर करके हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पर, आपको लगता है कि जिस तरीके के डिटेल्स आए हैं, आज मोदी जी वाकई में तथाकथित रूप से चोर साबित हो गए जनता की नजर में? नहीं, साबित तो होने से नहीं, तो ये जनता में होने से इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये कोर्ट में इसको सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, संदेह है कि ये आदमी जो है हमें धोखा दिया है। उसने कहा कि मैं पहलवान हूँ, मैं चौकीदार हूँ, और चाइना आ गया और 4065 स्क्वायर किलोमीटर अपनी हड़प कर लिया, नहीं डॉक्टर और स्वामी, कहते हैं कि कोई आया ही नहीं। डॉक्टर स्वामी मोदी ने तो ये भी कहा था कि ना मैं खाता हूं ना खाने दूंगा किसी को। अब ये जो ये भी चीज कहा सामने आई था, है इस पर क्या कहें? ये भी कहा था। और उसने कहा कि जब हमारी पार्टी जीती, तो मैंने कहा अब मैं विदेश में जाकर सारे बैंक अकाउंट्स खुलवाऊंगा। तो उन्होंने उस समय अनाउंस किया था हम कर लेंगे, इसके लिए स्वामी की जरूरत नहीं है। तो अब वो भी नहीं किया है, और थोड़े दिन में पता लगा गया कि उनके निकट के लोग सबके पास बैंक अकाउंट्स हैं वहां, जो पकड़ जाने चाहिए थे। जैसे मलिया मलिया तो आया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से सीधा गया था वो एयरपोर्ट में, जी और लेकिन डॉक्टर स्वामी, उसके उसके जो रोकने की जो सलाह थी, वो जब तक वो छोड़ कर नहीं गया तब तक उसको खुलासा नहीं की। लेकिन डॉक्टर स्वामी जिस तरीके से ये करीब 1200-1300 कंपनीज हैं जिनके डिटेल सामने आए हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, जो बात राहुल गांधी बहुत पहले बोलते थे कि देखिए ये तो सूट बूट की राहुल सरकार है। गांधी शोर नहीं नहीं, एक शोर मिनट, मचाए शोर। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो बोला जाता था कि बीजेपी की जो सरकार है वो ऑफ द कॉर्पोरेट्स है, बाय द कॉर्पोरेट्स है, फॉर द कॉर्पोरेट्स है। क्या आज मोदी जी ने इस बात को सिद्ध नहीं कर दिया? आप अपना नाम मत खराब करो इस करप्शन मामले में राजीव गांधी राहुल गांधी का नाम लेकर। नहीं नहीं, मैं मैं उनका सारा बताऊंगा, राहुल गांधी तो इज नॉट द पॉइंट फिर ऑफ तो डिस्कशन। डॉक्टर स्वामी, राहुल गांधी इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ तो उसका डिस्कशन नाम मत मोदी है। लो ना। वो भाई, उसको नाम क्यों लाए आप? नहीं, लेकिन आज मोदी ने तो ये साबित कर दिया ना कि वो कॉर्पोरेट्स के लिए ही जीते हैं और कॉर्पोरेट्स से वॉट ही एवर पूरा इट उनका इज, धंधा चल रहा है। उसके लिए वो राहुल गांधी को उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। ये मैं कहता हूँ, ये अपने आप, और राहुल गांधी इनके पहले जब ये सारा हो रहा था घोटाला 2G में, तब उनके पार्टी से कोई नहीं खड़ा हुआ, सब कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ खड़े थे। आज तो एक आदमी है कम से कम बीजेपी में जो खड़ा होकर कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। ये पुराने कांग्रेस पार्टी जब हमारी आजादी की आंदोलन चल रही थी, उस समय लोग ऐसा करते थे, बोलते थे, उठाते थे। गांधी जी फिर बोलते थे ये ठीक नहीं है। तो इस नहीं प्रकार से एक हमारी पार्टी के अंदर है वो जो आनी चाहिए, जो मर गई है, उसको दोबारा जिंदा करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। डॉक्टर स्वामी, एक जो इशू जिस पर मैं और बात करूंगी, लेकिन एक दो सवाल और जल्दी से ले लेती हूँ कि क्या आज इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम ने मोदी को एक झूठा और एक खोखला नेता साबित कर दिया है? मैं तो कहता हूं कि इसको साबित करने के लिए मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले से कह रहा था, ये हमारे चाइना में ये कर दिया, हमारी इकोनॉमी में ये कर दिया, हमारे करप्शन में ये कर दिया। मैं तो पहले से कह रहा हूं, तो मुझे इसकी की जरूरत ही नहीं है। ये इसने साबित कर दिया। साबित किसके? जो अनपढ़ थे या कोई मक्खन लगाने वाले लोग थे, उनके लिए कोई नई बात हो सकती है, मेरे लिए नई बात हो सकती है। मैं इसीलिए इस पर ये नहीं कहूंगा कि इसके कारण हुआ है। नहीं तो क्या माहौल बन मोदी, गई थी, अब इस डॉक्टर कारण स्वामी, से लोगों में यानी जैसे एक एक्सप्लोजन होता है, वैसा एक्सप्लोजन हुआ है। नहीं तो क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की वजह से जो मोदी के अंधभक्त थे अब वो मोदी से छिटक जाएंगे, मोदी से दूर चले जाएंगे? नहीं, उनको नजर अभी भी नहीं आएगी, वो अंध हैं, तो अंध भक्ति रहेंगे। ओके, ठीक है। डॉक्टर स्वामी, अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आते हैं। कल आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी को बोला गया था कि उनको 212 लोगों की एक लिस्ट दे दी गई, शॉर्ट लिस्ट वो मांगते रहे, नहीं दिया गया, लेकिन अंत में आकर प्रधानमंत्री
और जो अर्जुन राम मेघवाल थे जो लॉ मिनिस्टर, उन्होंने मिलके 2 चुनाव आयुक्तों को उनकी नियुक्ति कर दी। लेकिन अब क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़ा होगा? एक तरीके से मोदी ने चुनाव आयोग को भी एक रबर स्टैम्प बनाकर रख दिया है। क्या कहेंगे इस प और रबर जो स्टैम्प अन्य होने से कोई अरुण फर्क गोयल नहीं। ने जो इस्तीफा दिया। रबर स्टैम्प होने से कोई फर्क नहीं है। हमारे देश में सब भड़क जाएंगे, थोड़ा भी दिखेगा। इंदिरा गांधी के बारे में ऐसे ही कहते थे 1977 में, उसने सब रिग कर दिया है, ये कर दिया। आखिर में हुआ क्या है? संजय गांधी ने टेंट जो जहां गिनती हो रही थी उसको जलाने के लिए कोशिश की। बीएसएफ ने जाकर जो प्रोटेक्शन में खड़ी थी, उन्होंने उसको पकड़ के अलग किया कि नहीं कर सकते। तो जब सारा देश में जो लोग जग जाते हैं, ये सब चुहे लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्टर स्वामी, लेकिन अरुण गोयल ने जिस रहस्यमय तरीके से इस्तीफा दिया है अभी हाल में, उसका उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या उनके ऊपर मैंने दबाव था? सोचा ही मोदी नहीं, ने दबाव मैंने डाला सोचा होगा? ही नहीं, क्योंकि वो गया तो उसके कार्बन कॉपी आ गया है, बस। तो क्या फर्क पड़ता है, वो गया है। तो चुनाव किस तरीके से होगा अगर एक दूसरे के एक कार्बन चुनाव कॉपी। में एक ही बात है, पब्लिक आकर वोट डाले। वीवीपीएटी में ये जो मैंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो मैंने एक वीवीपीएटी लगवा दी थी मशीन से, अब इसे बहुत बहुत मुश्किल है घोटाला करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि सबको जाना चाहिए और वोट डालना चाहिए। कितना भी देर अब उनको रुकना पड़े, कितना भी पसीना निकले, उनको वोट डालना चाहिए। हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज एक ऐसा मौका है जिसमें पब्लिक सारी चीजों को भूलकर इसमें आकर वो पूरा वोट डाल दें। और मैं कहता हूं कि इधर उधर छोटा मोटा तो होते रहेगा, परंतु देश की जो इच्छा है वो प्रकट होगा जो वोट जब गिनती होगी। मोदी ने अभी हाल में कहा कि भाई आएगा तो मोदी ही तीसरी बार। मोदी 3.0 की बात हो रही है देश में। खुद यहाँ कहने तक से कि क्या फायदा? नहीं, डॉक्टर स्वामी, इस तरीके की खबरें देखिए आ रही हैं कि मोदी ने अपनी रायसीना हिल में तैयारी कर ली है कि कौन-सा ब्यूरोक्रेट तीसरे शासनकाल में उनके साथ रहेगा। कोई बात नहीं, वो तो 1 मिनट में बदल जा सकता है, कूड़े के टोकरी में फेंका जा सकता है। आप कई को चिंता करते हैं, वो लिख रहा है, वो हमें क्या कर देगा? नहीं, मोदी का तीसरे बार वापस प्रधानमंत्री बनना एक सपना है या वो वाकई में करके दिखा देंगे? नहीं, एंड वो तो गेम वो बता बता रहे। सकते हैं। मैं तो एक ही कहता हूँ कि इसको खड़ा मत करो। मैं पहले से कह रहा हूँ, ये सब आने के बाद तो बहुत लोग कहने लगे। मैं तो उस समय कह रहा था क्योंकि मुझे पहले से पता था क्या क्या हो रहा है। और भी चीजें हैं जो राष्ट्रहित के विरुद्ध में है। वो मैं अभी कहाँ कैसे कहूँगा? लोग कहेंगे कहाँ क्या प्रूफ है, तुम्हें ईर्ष्या हो गई, तुम प्रधानमंत्री नहीं बने इसीलिए कर रहे हो। दुनिया भर के यही चलेगी। और वो उनका उसके लिए तो 200 रुपए में इतने लोग इकट्ठे किए हैं पार्टी ऑफिस में, वो सब मेरी बुराई करने में लगे हैं। आप ट्विटर में जाइए, इतना बुराई मेरी करते हैं। अब मेरे अब दोनों बेटी के निशाना बनाते हैं, ये क्या नहीं करते हैं ये। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब सहन करना होता है, परंतु जो मूल पब्लिक है हमारी देश में, उसकी दिमाग में एक बार जम गई, और मुझे लगता है जम गई कि इससे शॉक हुए हैं सबको कि जो अपने को कहता था मैं किसान का बेटा हूँ, मैं चौकीदार हूँ, अरे चौकीदारी चोरी कर रहा है तो कितनी बड़ी अपराध है वो। तो वो सारी चीज तो सिद्ध हो गई। तो अब इसमें सिर्फ इतना है, सबको पब्लिक को ये सोचना है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि बीजेपी को जिताओ, तो इसको हराओ। ये खड़ा होगा तो इसको हराओ। मैं तो कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, मजदूर संघ हो, कोई भी हो, ये सारे लोग हितैषी हैं हमारे हिंदुत्व के लिए। उनको इस हिंदुत्व में खटाई नहीं पहुंचा आने देना है। उनको कहना चाहिए मोदी को कि तुम भी उतर जाओ। अब तुम्हारा 2 टर्म हो गया, हम किसी को 2 टर्म से ज्यादा देते नहीं है, तो आप हट जाओ, किसी और को दे देंगे। हमारे लोगों लोग ने तो बहुत सोशल हैं। मीडिया पर डॉक्टर स्वामी, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया है कि अभी तक के भारत का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्या फर्क पड़ता है? एक एक डोज
जहर को लो या 10 डोज लो, क्या फर्क पड़ता है? मोदी 1 डोज है, बाकी लोग 10 डोज देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन मोदी भ्रष्टाचार का जो हुआ है ये तो भ्रष्टाचार है, एक गंदगी लाई गई हमारी प्रशासन में। नहीं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने नजर आ रहा है सर। होने दो, और भी आएंगे, इससे भी बड़ा आएगा। लेकिन आज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोदी ही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन है? मैं तो पहले से कह रहा हूं इसको मत बनाओ। मुझे तो पता है कि क्या होगा हमारी पार्टी की हालत यदि ये खड़ा होगा तो। आज लेकिन इलेक्टोरल इसने तो बॉन्ड राम के, मंदिर में क्या झूठ बोला, वहां तो सुप्रीम कोर्ट में इसने एक पिटिशन फाइल किया कि इस राम मंदिर का जो प्रक्रिया इसको अभी रोको, अभी नहीं करो। अभी जो लोगों को नरसिम्हा राव ने जमीन दिया है राम जन्मभूमि में, सबको वापस कर देना चाहिए। नहीं, ये लेकिन सब डॉक्टर उसने पिटिशन फाइल किया। इतना बड़ा घोटाला सामने आया जो कि वाटर गेट से बड़ा है अमेरिका के, आपने खुद इस बात को कहा। वाटर गेट कुछ भी नहीं है, वाटर गेट नहीं, इतना ही था कि उन्होंने ताला तोड़कर उसके अंदर गए, नहीं, मेरा आपसे सवाल ये डेमोक्रेटिक है पार्टी के कि दफ्तर के अंदर घुसे। मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला आने के बाद मोदी ने बीजेपी को कहां लाकर खड़ा कर दिया है? संकट में और क्या, संकट में हुआ। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके क्या किया? पार्टी को ही नष्ट कर दिया था, और अब हारे, बुरी तरह हारे। तो आज मोदी ने और बीजेपी हारे को उन नष्ट कर दिया जगहों में इलेक्टोरल बॉन्ड से। जहां गरीब रहते थे, जिनको लोग कहते थे एक बोतल शराब दे दो तो वोट दे देंगे, और वही आकर के वोट करके इंदिरा गांधी को हरा दिया, संजय गांधी को भी हरा दिया। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये सारे कॉर्पोरेट्स जिन्होंने डोनेशंस दिए हैं बीजेपी को, अब ये सारा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि भैया हमारी तो बड़ी बड़ी फाइलें और खुल जाएंगी, पता नहीं कौन कौन से राज बाहर आ जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि मोदी को ही जिता दो। अगर सारी ताकत उधर लग गई तो फिर क्या करेंगे? जनता क्या करेगी? जिताने वाले तो पब्लिक है, कंपनी वाले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर सबको खरीद लिया जाएगा तो क्या होगा पूरे अरे देश में? सबको कोई हिंदुस्तान में कोई खरीद सकता है? यानी मुसलमान 600 साल हमारे देश में क्या नहीं किया, आखिर में तो खत्म हुए ना। और फिर अंग्रेज आया जब हम सबसे दुर्बल थे, और अंग्रेज को भी भगा दिया। एक ही देश है दुनिया में जिसको जितना धर्म परिवर्तन करने के लिए ताकत लगाई गई हमारे देश में और विफल हुए, ऐसा कोई आपको उदाहरण नहीं दी। ये तो पुण्य भूमि है, ये तो भगवान की रक्षा में चलती है, और भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता इस देश का। लेकिन इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के आने के बाद आपको लगता है कि मोदी कभी इस्तीफा देंगे? कभी तो उन्होंने इस्तीफा किसी और मंत्री का मांगा नहीं, वो खुद कैसे इस्तीफा देंगे? मैं समझता हूँ ना दें तो और भी अच्छा है, क्योंकि पब्लिक उसको चुनाव में हरा देगी। और प्रदीप, यदि पब्लिक उनको दोबारा भेज देगी तो पब्लिक का सिरदर्द है, मेरा तो नहीं है। मैंने तो बता दिया कि मत करो, शुरू से कह रहा हूँ मत करो। मेरे बारे इतनी गंदी गंदी बातें कही गई। अब मैं 6 बार पार्लियामेंट गया हूँ, और इन्होंने एक बार मुझे यानी रोक कर, पहले तो और भी था, जब जब बात चल रही थी तब हम नई दिल्ली से लड़ेंगे और फिर हम फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, ये सब मुझे बताया गया। कौन कौन बताया मैं नहीं बताऊंगा, बताना नहीं चाहिए कि बेचारे, उनका भी बाद में पता लगा कि उनकी कोई पावर नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार से हमारे देश में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। अब एक ही है इस देश की प्रतिष्ठा, जो अब अमेरिका में जो और इंग्लैंड में जो अखबार में आ रही है उसको पढ़ लीजिए। हम तो पहले से पता है कि हिंदुस्तान में कोई भी खरीद सकता है इंडिया को। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी अब ये जो बेजा इस्तेमाल जो मोदी ने ईडी, सीबीआई, आईटी सबका किया है, आज इन इन्फोर्समेंट एजेंसीज का क्या होगा? आज ये भी सब फंस गए मोदी के चक्कर में। वो तो मैंने देखा, इमरजेंसी के बाद भी वो लोग आए, कहा कि साहब हमारी यानी घर में खाना पहुंचने के लिए ये सारी करनी पड़ी, नहीं तो हमें निकाल देते, हमें सड़क में खड़ा कर देते। तो मैं वो सब बाद में जांच करके देखेंगे कौन जानबूझकर ये किया, कौन हुक्म की माना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अभी यह चुनाव है,
चुनाव में कौन जीतना चाहिए मुझसे पूछोगे, बीजेपी को फिर भी जिताओ, परंतु इसको हराओ। और अब इसको जिताओगे और बीजेपी को जिताओगे तो नाश होगा हमारा। जी। तो मैं पब्लिक को यही कह रहा हूँ सब जगह, मत करो। अब महाभारत होगी तो होगी। डॉक्टर स्वामी, अंत में मैं आपसे यही पूछूंगी कि क्या जो पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा जो चिट्ठा कल इलेक्शन कमीशन ने छापा है, अभी कुछ उसके अंश और अभी आने बाकी हैं, अभी उसमें अदानी का नाम नहीं है, लेकिन जो 1200-1300 कंपनीज जिसका नाम है, अभी अदानी का नाम आएगा नहीं आएगा ये देखना होगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या आज इस लिस्ट को देखकर लगता है कि मोदी ने देश के साथ, देश के राष्ट्रवाद के साथ सबसे बड़ा सौदा किया है, जो कि अभी तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया? भाई मैं नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादा किया। उन्होंने हमारे देश को चाइना से बेचकर हमारी फौजों को टेनिस शू पहन के हिमालय में जाने के लड़ने के लिए आदेश देकर, जबकि उनको पता था कि हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी, हमारे इतने जवानों को मरवाया था। तो मैं ये इसकी तुलना अब नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ देशद्रोही काम किया। ये सारा जो हुआ है वो देशद्रोही का काम है, और कितना बड़ा कितना छोटा इसमें मैं नहीं जाऊंगा। जो नहीं, लेकिन जहर है इलेक्टोरल वो बॉन्ड इतना स्कैम, छोटा जहर भी ठीक है, एक बोतल भी पी करके भी ठीक है। नहीं डॉक्टर स्वामी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, क्या वो देश के साथ एक तरीके से देशद्रोही कार्रवाई की है मोदी जी ने? और जो भी भ्रष्टाचार करता है, कितना भी छोटा हो, देशद्रोही काम कर रहा है। ये एक देशद्रोही काम हो रही है, जो हमें खेद है कि जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया उसने किया, और जिसने हमें कहा कि मैं ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ऐसे स्पीचेस बनाई, ऐसे आदमी ने धोखा दिया। ये धोखा जो है वो है मोर इम्पोर्टेंट। पैसा ले लिया, इधर कर दिया, वो कर दिया, वो सेकेंडरी है, वो तो जेल जाने की बात है। परंतु जो धोखा दिया पब्लिक को, तो लोग कहेंगे कि भाई क्या फर्क है कि लोकतंत्र है या तानाशाही है, दोनों में ऐसे ही होता है। जिनको जी। पद मिलती है वो खूब मौज करते हैं। इस भयानक घोटाले के सामने आने के बाद डॉक्टर स्वामी, आप तो बहुत टाइम से कह रहे हैं कि मोदी ठीक नहीं है देश के लिए, लेकिन आज इतने बड़े स्कैम के आने के बाद और जो चीजें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सब चीज का खुलासा हो रहा है, आप क्या कहेंगे आज मोदी को? मुझे कुछ करना नहीं है, ये सारा पूरा होने दो। इसमें मैं बीच में हस्तक्षेप कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का पूरा होने दीजिए, जब सारे दस्तावेज आ जाएंगे उसके बाद मैंने लोगों को लगाया, मेरे सारे जूनियर्स उसमें लगे हुए हैं। तो ये सारी मसाला इकट्ठा करके फिर करेंगे। अब उस बीच में इलेक्शन आ जाएगा, तो फिर मैं पब्लिक को जरूर कहूंगा बीजेपी को जो वोट दो, परंतु मोदी को हरा दो। लेकिन ये आपको लगता है कि ये जो स्कैम है ये वाकई में उस स्केल का है कि मोदी को जेल हो सकती है? मैं तो सोचता हूँ कि आप एक पिन या एक फाउंटेन पेन किसी ऑफिस से चोरी करके उसमें भी जेल में जाए, क्योंकि ये विश्वासघात है। ये भ्रष्टाचार से ऊपर है। विश्वासघात जब होता है तो आप कह रहे हैं कि छोटा मोदी है, ने, मोटा है, पतला है, ये सब मैं देखूंगा, उसको डॉक्टर जेल स्वामी लगना आप ये चाहिए। कह रहे हैं मैं कि तो सोनिया मोदी ने, गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजने में लगा हूँ। नहीं सबसे नहीं ज्यादा डॉक्टर स्वामी, रुकावट मोदी ने लगाई है ना मेरे। डॉक्टर स्वामी, मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, मुझे ये नहीं मिलते हैं, तो सब चीज के लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ रहा है। डॉक्टर स्वामी, लेकिन नरेंद्र मोदी के अगर लिहाज से मैं पूछूं तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के सामने आने के बाद आप ये कह रहे हैं कि मोदी ने देशद्रोह किया है, मोदी ने गद्दारी की है और मोदी ने देश को धोखा दिया है। मैं इसको सिर्फ क्यों कहूं, चाइना का किया है, उस समय आप लोगों को कुछ नहीं लगा। उस समय आप किसी टीवी में मुझे बुला करके नहीं पूछा भाई आपको पास क्या डिटेल्स है, डरे हुए थे कि मैं कह दूंगा, तो इसीलिए हिरेन जोशी आया, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट के जो सेक्रेटरी थे वहां से, और सबको कहा कि इसको नहीं दिखाना है। आजकल हर अंग्रेजी अखबार जो दिल्ली में है, जो विदेशों में पढ़ा जा सकता है, सबको नोटिस दिया है। क्योंकि एक अखबार तो मैं जानता हूं जो मैं पारिवारिक रूप से जानता हूं, उनके जरिए मुझे पता है कि किस तरीके से हमारी सरकार अखबार को कहती है कि नहीं, तुम इन व्यक्तियों का तुम छाप नहीं सकते हो।
लेकिन मैं ये जानता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, ये मेरा आखिरी सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कितना बड़ा संकट है इस समय बीजेपी और मोदी के लिए भी खुद? मोदी को रखकर हम चुनाव जाएंगे तो बहुत संकट है पार्टी के लिए। इसको कहेंगे भाई बैठ जाओ, ये जब तक ये कलंक उतर नहीं सकेगी तो मैं हम कभी पद नहीं दे सकते। उसको आप सफाई करने के लिए देखिए, कोर्ट में जाना तो कोर्ट में जाकर सफाई कराइए, कुछ भी करिए, परंतु आज इस दाग के साथ बड़ा छोटा दाग हो, उसमें हम उसके लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को हम फंसा नहीं सकते। तो इसीलिए आप जाइए और बाकी किसी को प्रधानमंत्री की बनाना है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव जीतने के बाद कहिए कि हम हमारे संसदीय दल को बुलाकर कहेंगे कि किसको खड़ा होना है प्रधानमंत्री पद के लिए, और फिर हम सीक्रेट बैलेट से चुनेंगे। वही साधारण होता था पहले। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, हर चुनाव में ऐसे ही होती थी पहले, और इंदिरा गांधी आने के बाद सब सर्वनाश हुआ। इसीलिए अब उसको दोबारा लानी है। जहां तो मैं तो कहता हूं कि किसी नाम ही नहीं रखना हमारे पास, कहिए वो जाकर कैंपेन में हमारे पास 5 प्रधानमंत्री के लायक लोग हैं, उनको जिता दीजिए, और फिर जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, जैसे जब हमारी संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें हम चुनाव कराएंगे, सीक्रेट बैलेट से तय नहीं, करेंगे लेकिन किसकी पास डॉक्टर ज्यादा है। स्वामी, सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि मोदी ही पार्टी का मेन चेहरा है और वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे 2024 का चुनाव फिर लड़ा तो पार्टी जाएगा। डूबेगी। चेहरा है तो मुझे नहीं लगता है चेहरा है, थोड़ा हिम्मत आनी है बस। ये अनुशासन जो बात होती है ना, लोगों को समझ में नहीं आती कि अनुशासन का सीमा क्या है। हुँ। अनुशासन सर्वोपरि नहीं हो सकती। अनुशासन एक एक तरीका है काम चलाने में, और लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है, उससे टक्कर अनुशासन लेगा तो अनुशासन को कूड़े के टोकरे में फेंकना होगा। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच।